Bismillahirrahmanirrahim. So, gentlemen, welcome for the Bosch Level 6 International Diploma ट्रेनिंग क्लास। आज हमारी सेकंड क्लास है और यूनिट नंबर 1 या मॉड्यूल नंबर 1 जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके लास्ट में हमने 3 टॉपिक्स जो है वो डिस्कस कर लिए थे। आज हमारा थर्ड टॉपिक है और उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ एंड सिक्स टॉपिक जो है वो कोशिश करेंगे आज की क्लास में हम मुकम्मल कर सकें। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो मेन चीज़ है इसकी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं आपको ताकि आप थोड़ा रिदम में आ जाए। लेवल 6 का जो डिप्लोमा है इसकी जो बुक मैंने आपसे शेयर की थी, जो पूरा इनका कोर्स सिलेबस है उसमें 8 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है। राइट सर। और 4 मॉड्यूल जो है वो हमने ID1 के लिए स्टडी करने हैं और उससे अगले 5 और 6 नंबर जो मॉड्यूल है वो ID2 के लिए, हेल्थ हैजर्ड्स के लिए, और इस तरह 7 और 8 जो है वो हमारे ID3 के लिए। ठीक है ना। तो यूनिट 1 के लिए हमने ये 4 मॉड्यूल जो है इनको कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आपकी एग्जाम की डेट आ गई है। डेट तो है आई होगी लेकिन वो जाहिर है उसका स्केड्यूल तो आ ही जाता है। मार्च की कौन सी जी डेट जी। है आपकी? असेसमेंट जब स्टार्ट होगी आपकी पता है उसका? सर 12 मार्च। 12 सर मार्च 12 मार्च को आएगा और 13 अप्रैल को हमने इसको सबमिट करना है सर। सबमिट करना है। 13 अप्रैल जो है was द लास्ट डेट फॉर सबमिशन। अच्छा, 12 मार्च तो बहुत अच्छा टाइम है। इंशाल्लाह हम उससे पहले जो है ना फरवरी में कोशिश करेंगे ये अपना सिलेबस जो है ID1 का ये कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो जी इंशाल्लाह हो जाएगा। सो मेन चीज़ ये है कि अब थोड़ा इसको पुश करते हैं ताकि ये थोड़ा चीज़ें आगे की तरफ बढ़ें और थोड़ा हम इसको कंक्लूड की तरफ ले जाएं। इससे पहले राइट जो सर। हमने स्टार्ट लिया था बेसिकली, जिसमें हमने कहा था कि रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये जो डिफरेंट लेवल्स क्यों डिटरमिन किए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशंस ने जिन्होंने ये क्वालिफिकेशन बनाई हुई है। बेसिकली वो चाहते हैं कि जो आप जो लोग काम कर रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज के ऊपर, वो उनका जो जो लेवल बढ़ता है, उनकी जो जो एक्सपीरियंस बढ़ता है, जो जो उनका पोर्टफोलियो बढ़ता है, तो फिर मतलब उस हिसाब से उनको जो है ना अपनी वर्क परफॉर्म करना पड़ता है और उसी हिसाब से उनका नॉलेज लेवल भी उसी तरह का होना चाहिए। मसलन ये जो मैनेजर लेवल है जिसके लिए ये डिप्लोमा जो है वो ये क्वालिफिकेशन तैयार की गई है, तो इसमें आपने अगर लेवल 3 पढ़ा है या उससे पहले जो कम लेवल के जो कोर्सेज हैं उसमें रेगुलेशन के ऊपर इतना ज्यादा डीप नॉलेज आपको नहीं दिया जाता, बेसिक चीजें बताई जाती हैं। लेकिन ये लेवल 6 का जो डिप्लोमा है इसमें रेगुलेशन के ऊपर बहुत डीपली आपको चीजें बताई जाती हैं ताकि आप मैनेजमेंट के लेवल पे, चूंकि आपने पॉलिसीज बनानी होती हैं, प्रोसीजर्स बनाने होते हैं, यानी इसको हम कहते हैं स्ट्रेटजिक लेवल। मैनेजमेंट का जो लेवल होता है उसको स्ट्रेटजिक लेवल कहते हैं। ठीक है, तो उसमें राइट ज्यादा आपका फोकस डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, मतलब पॉलिसीज बनाना, प्रोसीजर्स बनाना, उनकी इंस्पेक्शन करना, उनके ऑडिट्स करना, और इस टाइप की चीजें जो है ना आपने करनी होती है। और फिर आपके पोर्टफोलियो में आपका जो मतलब है कि वर्क एरिया वो बढ़ जाता है, आपकी मतलब है कि अथॉरिटी बढ़ जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि हेल्थ एंड सेफ्टी को रेगुलेट कैसे किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लॉज इन्वॉल्व होते हैं, कवानीन इन्वॉल्व होते हैं। इन कवानीन को इन्वॉल्व करके हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज किया जाता है। उसकी क्या वजह है कि लॉज क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि इंसान की जो नेचर है, ह्यूमन नेचर जिसको कहते हैं, उसमें वेरिएशंस होती हैं। कुछ इंसान जो है वो बात को समझ लेते हैं कहने से, लेकिन कुछ इंसान का रवैया ऐसा होता है कि वो उनके लिए सख्ती जो है ना वो थोड़ी चाहिए होती है। और फिर जब वो सख्ती मतलब की करने की बात आती है तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन अपने तौर पे सख्ती नहीं कर सकती जब तक कि उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो। ठीक है ना। तो फिर गवर्नमेंट जो है उसका मकसद ये होता है कि ओवरसाइट रखना, कि चेक एंड बैलेंस रखना, कि कहीं चीजें अनबैलेंस ना हो जाए और कहीं पे मतलब है कि नाइंसाफी ना हो जाए किसी के साथ। ठीक है। तो जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो गवर्नमेंट के पास जो है ना सबसे मेन टूल होता है कवानीन का। उन कवानीन के जरिए गवर्नमेंट जो है वो अपना अथॉरिटी कायम करती है और चीजें कंट्रोल करती है। तो इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी में भी
एक हिस्ट्री है कि कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन की इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई, और फिर ये आगे बढ़ते 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 अब हम जिस स्टेज पे खड़े हैं यहाँ पे अब तकरीबन न तकरीबन ऑलमोस्ट पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी की जो लॉज हैं वो काम कर रहे हैं, वर्किंग है, और इनके ऊपर काफी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स भी मौजूद है। मतलब जो जो वायलेशंस बढ़ती हैं तो फिर उनकी जो पेनल्टीज हैं वो भी बढ़ जाती हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि जो डिफरेंट किस्म के लॉज हैं जिसमें दो मेन टाइप्स होती हैं, जो मेन कैटेगरीज आप कह रहे हैं उनको, एक पर्सपेक्टिव लॉ होता है और एक गोल बेस्ड लॉ गोल होता है। सेटिंग। ठीक है ना। गोल सेटिंग तो पर्सपेक्टिव में अमूमन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं। गवर्नमेंट ईच एंड एवरीथिंग आपको इन रिटर्न इंस्ट्रक्शंस देती है, और फिर उसके अगेंस्ट आपको मतलब अगर आप उसको वॉयलेट करें तो उसकी पनिशमेंट भी होती है। बहुत सारे हमने उसके लीगल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी एग्जांपल्स भी कोट की थी, जैसे ओशा के स्टैंडर्ड्स हैं या एचएससी के मतलब कुछ लॉज हैं हेल्थ एंड सेफ्टी यूके के। ठीक है ना। इसी तरह मतलब ऑस्ट्रेलिया के कुछ लॉज हैं जो हमने डिस्कस किए थे कि ये उसमें आते हैं पर्सपेक्टिव लॉ में। इसी तरह गोल बेस्ड लॉ में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसमें आपको जनरली ये कहा जाता है कि जी आप हेल्थ एंड सेफ्टी के मुताबिक जो है वो काम करें, लेकिन रिजल्ट जो है वो आपके ऊपर, मतलब काम का पैटर्न आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप कवानी आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं खुद, और हमें रिजल्ट दें सिर्फ। मतलब और गवर्नमेंट उसमें ये कहती है जी कि आप अपनी फैसिलिटी को, अपनी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क फ्री बनाए या इंसिडेंट फ्री बनाए, इतना कह दे कि वो आपको। उसके बाद इंसिडेंट फ्री कैसे बनाना है आपने, वो गवर्नमेंट आपको इंस्ट्रक्ट नहीं करेगी, वो आप मतलब खुद डिटरमिन करेंगे कि कैसे हमने उसके इंसिडेंट रेट को डाउन करना है या ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी। उसमें डायरेक्शन तो उसमें भी मौजूद होती है ना, मतलब आपको एक ऑब्जेक्टिव तो दिया जाता है ना कि जी ये काम आपने करना है, और उसकी मिसाल भी मैंने आपको समझाई थी। उम्मीद है आपको उसमें जब हमने एग्जांपल स्टडी की थी तो समझ भी आ गई होगी इंशाल्लाह। आगे हम चले तो फिर हमने इन्फोर्समेंट की बात की, जो फिर हमने इन्फोर्समेंट के जो प्रिंसिपल्स है उनको हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि जो वो जो 7 प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए थे वो आपने स्टडी किए होंगे, और उनकी आपको अंडरस्टैंडिंग भी बन गई होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अब आज से जी सर। ऑनवर्ड हम जो है ना मतलब है कि स्टार्ट ले रहे हैं वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की क्यों इंपॉर्टेंस है, इसलिए कि ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करती है। ठीक है ना। और मतलब इसकी वैल्यू इस तरह है कि ये समझ लें कि पूरी दुनिया के ममालिक के ऊपर एक थानेदार की तरह। ठीक है ना। अब क्योंकि लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, कंट्रीज ने इसको अप्रूव किया हुआ है, इसके मेंबर है यूनाइटेड नेशन के, उसके थ्रू फिर आईएलओ के मेंबर है। और जो इसमें फिर आईएलओ जो है वो किसी को फोर्स नहीं करती कि जी आप हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करें अपने ममालिक के अंदर, लेकिन वो चूंकि एक जनरल इंटरेस्ट की वजह होते हैं, चूंकि अब ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया पूरा मतलब आपस में इंटरकनेक्टेड है, ममालिक के जो बिजनेसेस हैं एक दूसरे के ऊपर मतलब उनका इंहिसार होता है, तो इसलिए फिर एक सेंट्रल जो लॉ है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। और ऑब्वियसली जो फिर मुल्क इनको रेटिफाई करते हैं, ये इनके जो कवानीन होती है आईएलओ के, उनके ऊपर ये बाइंडिंग हो जाती है कि वो फिर अपने ममालिक के अंदर इनकी डायरेक्शन के मुताबिक कवानीन बनाए। ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। ठीक है। इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। सो बेसिकली जो आईएलओ थी वो 1919 में इसकी मतलब फॉर्मेशन हुई थी। एक ट्रीटी हुआ था वर्सालियस के नाम से। ये मतलब है कि ये जो आईएलओ है ये यूनाइटेड नेशन से पहले वजूद में आई थी 1919 में। ठीक है। और यूनाइटेड नेशन जो का वजूद हुआ था 1945 में। ठीक है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद। तो लेकिन यूनाइटेड नेशन चूंकि एक बहुत बड़ी बॉडी है, उसके अंदर झेली बॉडी के तौर पे इसको आईएलओ को यूनाइटेड नेशन में भी शामिल किया गया, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आईएलओ जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये 1919 में फॉर्म हो गई थी। ठीक है ना। इसका मकसद क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का? सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ह्यूमन एंड लेबर राइट्स। ठीक है ना। अब चूंकि ये यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है तो यूनाइटेड नेशन का मेन
जो एजेंडा है, उनका जो फ्रेमवर्क है, उसका मकसद ये है उसका कि एक हार्मनी पैदा करना, एक सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना लोगों को, कि मतलब है कि इक्वली लोगों को ट्रीट किया जाए और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है ना। और डिसेंट वर्क, या मतलब है कि एक फेयर वर्क पॉलिसी के तहत सबको मतलब उनके हकूक जो है उनकी हिफाजत की जाए, तो ये मकसद था यूनाइटेड नेशन का। अब उसके साथ फिर जो आईएलओ के अपने मतलब जो एम थे, वो भी उसके साथ मैच करते थे, तो फिर ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन ने इसको अपने अंडर में लिया, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं, डेवलप्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थ्रू कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस, जहाँ पे ये सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए जो कन्वेंशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, ये सिर्फ वही डेवलप नहीं करते, बल्कि ये जितने भी लेबर से रिलेटेड जितने भी मतलब लॉज है ना, जितने भी कन्वेंशंस हैं, अब देखिए हर मुल्क के या हर एजेंसी के जो कवानीन होते हैं ना, उनके मुख्तलिफ नाम होते हैं, ठीक है ना। ये कन्वेंशंस बेसिकली इनके जो आईएलओ के कवानीन है ना, जो मेन कवानीन है, उनको कहते हैं। और रिकमेंडेशंस भी कवानीन है, लेकिन इनकी थोड़ी नोयत और तरह की है, ठीक है ना। इसको आगे हम डिस्कस करते हैं कि क्या फर्क है कन्वेंशंस में और रिकमेंडेशंस में, ठीक है। तो इसी तरह जैसे ओशा है, यूएसए की बॉडी, उनके जो कवानीन होते हैं उनको वो स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है ना। मतलब है कि इसी तरह जो यूके में है उनको एक्ट्स भी कहते हैं, रेगुलेशन भी कहते हैं। आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि इनकी किस तरह की टाइप्स होती है। तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो आईएलओ के जो कवानीन है, लॉज हैं, इनको हम कन्वेंशंस कहते हैं। और ये लेबर के जितने भी इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड ये कन्वेंशंस डेवलप करते हैं, और खासकर हेल्थ एंड सेफ्टी को ज्यादा फोकस करते हैं, ये बहुत फोकस करते हैं। और इसके ऊपर इनके पूरे कन्वेंशंस मौजूद हैं, रिकमेंडेशंस मौजूद हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर। और इसी वजह से ये मतलब है कि जब ये लॉज बनाते हैं तो इनका एक ग्लोबल जो इम्पैक्ट है वो पड़ता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के आपको पता है मोर देन 167 कंट्रीज जो है वो मेंबर, ठीक है। अब तरीकाकार क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन का जो भी कंट्री मेंबर होता है वो उसके ऊपर बाइंडिंग हो जाती है कि वो जो यूनाइटेड नेशन की जितनी भी झीली तंजीमें हैं, जैसे आईएलओ है, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यूनाइटेड नेशन के अंदर में काम करती हैं, तो फिर वो जिन मुल्कों ने यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप ली होती है, तो वो मतलब है जब इन ऑर्गेनाइजेशंस के कवानीन को एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो फिर वो उनके ऊपर बाइंडिंग हो जाती है। बाइंडिंग से बात यह है कि फिर वो मतलब अपने ममालिक के अंदर इनको इम्प्लीमेंट करने के रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो मेन तो इनका रोल यही बनता है कि ये मतलब इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं लेबर से रिलेटेड, उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी भी शामिल है, वो डेवलप करते हैं आईएलओ। और उसके बाद प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर नेशनल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। अब ये जो इनके कवानीन होते हैं ना, जिनको ये कन्वेंशंस कहते हैं, ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं आपको आपके ममालिक के अंदर। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ये मतलब इनका जो C-155 का जो कन्वेंशन है, या पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरब ने भी इसको रेटिफाई किया हुआ है, ठीक है ना। और बाकी जो ममालिक हैं और भी काफी सारे जिन्होंने रेटिफाई किया हुआ है, यानी इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। तो 155 इनका मेन जो स्टैंडर्ड है हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, उसमें मतलब इन्होंने लिख के इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि तमाम मालिक जो कि आईएलओ के इस कन्वेंशन को एक्सेप्ट करते हैं, वो अपने मुल्क के अंदर एक हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर एक नेशनल पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है ना। नेशनल पॉलिसी बनाएंगे और फिर मुख्तलिफ किस्म की प्रैक्टिसेस डेवलप करेंगे, यानी उसके आगे फिर मजीद कवानीन बनाएंगे, जिससे वो पॉलिसी जो है वो रिफ्लेक्ट हो, मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी को एक बुनियादी जो अहमियत दी जाए उनके ममालिक के अंदर, ठीक है। पॉलिसी का मकसद यही होता है ना। अगर जिस चीज की पॉलिसी नहीं होती उसका मतलब है कि उसको अहमियत नहीं दी जाती, और जिस चीज की पॉलिसी होती है इसका मतलब है उसको गवर्नमेंट लेवल पे उसको एक्सेप्ट किया जाता है। और जब पॉलिसी बनती है तो फिर डिपार्टमेंट्स भी बनते हैं, फिर उसके बाद मुख्तलिफ इदारे बनते हैं, जिनमें फिर लोगों की इंडक्शन होती है, और फिर वो रन करता है मतलब पूरा इदारा।
ठीक है ना। जैसे आपने फौज बनानी है तो फौज की पहले एक पॉलिसी है मुल्क की, जो कि हमारे मुल्क की जो दिफा है उसको हमने मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो इस दिफा, ये हमारी पॉलिसी है, और इस दिफा की जरूरत के पेश नजर हमें एक मजबूत फौज चाहिए। मिसाल दे रहा हूँ आपको, वैसे हमारी तो फौज मजबूत कोई शुई नहीं है, ठीक है ना। तो हाँ, हमारी फौज तो कसी है, ठीक है ना, इस पे कभी बहस करेंगे। लेकिन ये है कि चले मिसाल के तौर पे अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका ये इसी तरह की नेशनल लेवल की जो पॉलिसियां बनती हैं वो फिर इदारे बनते हैं और उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं। इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी में जैसे ओशा है, ओशा बेसिकली उससे पहले जो उनका ओएसएच एक्ट है वो नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क है। ओएसएच एक्ट उसको हम कहते हैं नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क। उस फ्रेमवर्क के तहत फिर उन्होंने आगे मुख्तलिफ देखा, ओशा उसी के तहत बनी ना, उसी ओएसएच एक्ट के तहत जो 1971 में अप्रूव हुआ। बिल्कुल और सर। उसके साथ साथ इनका आईएलओ का मकसद ये होता है कि डिसेंट वर्क एजेंडा जो अभी इनका चल रहा है आजकल, ये मेरा ख्याल है 2030 तक या शायद डिसेंट वर्क एजेंडा, इनकी एक पूरी कैंपेन चल रही है जिसमें लेबर के राइट्स, उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी, उनके मतलब है कि प्रिविलेजेस और उनके बाकी जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है आईएलओ ने, जिसको कहते हैं डिसेंट वर्क एजेंडा। ठीक है, जिस तरह एक यूनाइटेड नेशन का एक मेन एजेंडा, इसी तरह आईएलओ ने भी एक एजेंडा अपना जारी किया हुआ है। ठीक है ना, एड्रेसेस चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन वर्कप्लेस। अब जब ये एक यूनिफाइड इदारे के तहत जब कोशिशें होती है ना, सारे मुल्क मिलके करते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें, इसकी एक होलिस्टिक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि आईएलओ की जो कन्वेंशन है C-155, उसमें वो कहते हैं जी कि तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तमाम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, या जितनी भी वर्क प्लेसेस हैं किसी मुल्क के अंदर, एक पॉलिसी के तहत उनको मतलब है कि आप रिस्क फ्री बनाना चाहिए, ठीक है, और हैजर्ड फ्री बनाना चाहिए। हैजर्ड से मुराद है कि अगर मतलब वहाँ पे कोई डस्ट का भी हैजर्ड है तो उसको भी वो कंटेन करें। अब अगर डस्ट का हैजर्ड जब आप अपने तमाम मुल्क के अंदर जब ये एक्शन लेंगे और कंट्रोल करेंगे तो उसका ग्लोबल इम्पैक्ट भी तो होगा ना। मतलब अगर लोग ममालिक जो हैं वो अपने अपनी नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने के बाद जब इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं कि मतलब वो डस्ट कंट्रोल करते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, आप बहुत बहुत सारी चीजें हैं, तो उसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट भी होता है। मतलब ग्लोबल लेवल पे जो पोल्यूशन फैली हुई है उसमें कमी आती है, ठीक है ना। तो इस तरह इसका राइट इम्पैक्ट जो होता राइट। है, ये मतलब आईएलओ का इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल लेवल पे होता है। फिर इसी तरह हर मुल्क जब अपनी अपनी जगह पे ये कंटेन करेगा, चीजें इंप्रूव करेगा, तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे आएगा। अब हम बात कर लेते हैं जी कि ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं जब ये आईएलओ वाले, जिनको कन्वेंशन कहा जाता है, ये बेसिकली मतलब ये किस तरह का प्रोसेस होता है और कितना ये डीप रिसर्च होती है जब ये प्रोसेस करते हैं किसी भी कन्वेंशन को डेवलप करने के लिए। तो इसमें वो गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को, उसके बाद इश्यूज आइडेंटिफाइड एंड पुट ऑन इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब जब सबसे पहले तो ये तमाम ममालिक जो इनके मेंबर होते हैं ये लोग, ठीक है, उनके जो क्रिएट ऑफ द माइंड होती है ना, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके कमेटीज को इन्वॉल्व करते हैं अपने साथ और इनकी कमेटियां बनती हैं, ठीक है ना। अब वो कमेटियां जो हैं वो फिर आपस में डिस्कस करती हैं, मीटिंग्स करती हैं, और इश्यूज को आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस इशू के ऊपर हम कन्वेंशन जो है वो बनाए। जैसे ये 1981 के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी का इन्होंने एक कन्वेंशन डेवलप किया जिसको C-155 कहते हैं, ठीक है। और ये अभी तक वैलिड है, 1981 का बना हुआ कन्वेंशन अभी तक हेल्थ एंड सेफ्टी में कामयाबी से चल रहा है, ठीक है। अभी तक इसका कोई अपग्रेडेड वर्जन नहीं आया आईएलओ के अंदर, ठीक है ना। तो इशू आइडेंटिफाई राइट। इन्होंने जब हेल्थ एंड सेफ्टी का किया 81 में, मतलब 1981 में, तब फिर इन्होंने सोचा कि अब हमें हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर कन्वेंशन बनाना चाहिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज है। इसी तरह जब ये लेबर से रिलेटेड कोई और भी इशू पहले आपस में मिल के कमेटियां जो है वो डिस्कस करती है, कोई बड़ा इशू, मसल जहाँ पे लेबर के राइट्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे। बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी भी तो डायरेक्टली लेबर से रिलेटेड होती है ना।
कि आपके लेबर जो हैं, जो वर्क प्लेसेस के अंदर काम करते हैं, उनकी अगर हेल्थ या सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज हो गई है किसी वजह से, कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट हो गया या कोई हैजर्डियस सिचुएशन है कंपनी के अंदर, तो एज ए राइट मतलब है कि आपको वहां पे मतलब है कि काम नहीं करना चाहिए। और एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी साइट को असेस करे, उसको एनालाइज करे और देखे कि कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं जिसकी वजह से उसके वर्कर जो है उनको कोई प्रॉब्लम है या उनका कोई इशू है, और उनको वो हल करे, उनको मतलब है कि कंट्रोल करे। इसी तरह जब ये एजेंडा पे इशू आ जाता है तो फिर उसके बाद ड्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स प्रिपेयर्ड एंड डिस्कस्ड ओवर 2 कॉन्फ्रेंसेस। मतलब 2 मेन की फिर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो जितनी भी कमेटियां होती हैं ये सारी मिलकर फिर बैठती हैं, और फिर वो जो इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया होता है, पहले इशू को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, और फिर उसके ऊपर फिर 2 कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, एंड देन फिर जब वो एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, फिर उसमें वोटिंग होती है बाकायदा, जितने भी मेंबर्स होते हैं फिर वोट करते हैं कि क्या ये ड्राफ्ट जो है वो काबिल अमल है या नहीं है। फिर जो मेजर 2/3 अगर मेजोरिटी उस ड्राफ्ट को मिल जाए तो फिर उसको फाइनल ड्राफ्ट के तौर पे, क्योंकि जब आपने एक इंटरनेशनल लेवल पे कोई कानून नाफिज करना है या कोई कन्वेंशन आपने डेवलप किया है और उसको इम्प्लीमेंट करना है पूरे दुनिया के लेवल के ऊपर तमाम ममालिक में, तो फिर उसके लिए आपको काफी ज्यादा, अब एक मुल्क के अंदर जो उसके मुल्क के अपने कवानीन है उनको बनने में भी बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, तो ये तो पूरी दुनिया के मतलब ममालिक के ऊपर इम्प्लीमेंट होना होता है। ठीक है। तो फिर जब वोटिंग होती है तो वोटिंग के अंदर वो फिर डिसाइड किया जाता है कि ये जो कन्वेंशन है अब ये लागू हो गया ममालिक के अंदर। अब ये दो मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 मेन किस्म की इनकी जो है ना रेगुलेशंस होती हैं आईएलओ की, कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस। कन्वेंशंस क्या होते हैं? दैट इज इलीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। ठीक है। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि ये जिन ममालिक ने आईएलओ के कन्वेंशन को एक्सेप्ट किया होता है वो उनके ऊपर लीगल बाइंडिंग होती है, मतलब उसके मुताबिक उन्होंने अमल करना होता है। रिकमेंडेशंस क्या होती है? नॉन बाइंडिंग गाइडलाइंस। रिकमेंडेशंस मसलन जो C-155 का जो कन्वेंशन है, जो हेल्थ एंड सेफ्टी का लॉ है आईएलओ का मेन, उसकी मजीद एक्सप्लेनेशन जो है, मजीद गाइडलाइंस, मजीद डिटेल जो है वो रिकमेंडेशन में मिलती है, लेकिन रिकमेंडेशन के अंदर जो गाइडलाइंस है वो बाइंडिंग नहीं होती। मतलब है कि वो आप अपने आप को बेहतर करने के लिए उन पर अमल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते तो उसकी कोई पनिशमेंट नहीं होती। लेकिन अगर कन्वेंशन की खिलाफवर्जी होती है कहीं पे तो उसकी कोई ना कोई लीगल इम्प्लीकेशन होती है, मतलब कोई ना कोई उसकी पूछ पड़ताल होती है, लेकिन रिकमेंडेशन की कोई इतनी पूछ पड़ताल नहीं होती। ठीक है ना। मेंबर स्टेट्स रिक्वायर्ड टू सबमिट एडॉप्टेड स्टैंडर्ड्स टू नेशनल अथॉरिटीज। अब क्या होता है कि जब इनका कन्वेंशन तैयार हो जाता है, मतलब एक लीगल इंस्ट्रूमेंट तैयार हो जाता है, ड्राफ्ट फाइनल हो जाता है, वोटिंग के बाद 2/3 मेजोरिटी से एक्सेप्ट हो जाता है, तो फिर उसको जो है वो जो मेंबर कंट्रीज होते हैं वो अपनी नेशनल अथॉरिटीज को दे देते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। ठीक है ना। मसलन पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया आईएलओ का लॉ, ठीक है ना, तो पाकिस्तान की जो फिर नेशनल जो अथॉरिटीज होंगी, जो गवर्नमेंट होगी, वो मतलब है कि उसको उसके ऊपर अमल करने के लिए प्रपोजल्स बनाएगी। नीचे इदारों को मतलब ये ड्राफ्ट दिया जाता है कि जी आप अपने जैसे लेबर डिपार्टमेंट है हमारा, वो फिर मतलब है कि उनको कहा जाता है कि आप इस कन्वेंशन के मुताबिक हेल्थ सेफ्टी की पॉलिसी बनाए नेशनल लेवल की। ठीक है ना। उसके बाद रेटिफिकेशन कमिट्स कंट्रीज टू अप्लाइंग स्टैंडर्ड्स इन लॉ एंड प्रैक्टिस। ठीक है। ना सिर्फ फिर उसको मतलब है कि लॉ को जो आईएलओ का उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब उसके लिए कानून को भी हरकत में लाया जाता है। मतलब जहाँ पे अगर कहीं वायलेशन हो रही है, उसकी इंस्पेक्शन नहीं हो रही या कोई फैक्ट्रियां उसकी वायलेशन कर रही हैं, तो फिर गवर्नमेंट मतलब उसमें मतलब है कि वो उसका राइट होता है कि वहाँ पे पुलिस के जरिए ये जो भी उन्होंने अगर मसलन जैसे ओशा की तो अपनी मतलब पुलिस है, ठीक है, पुलिस से मुराद उनकी अपनी कंप्लायंस की टीम होती है जो कि पुलिस से ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है ना। इसी तरह अगर पाकिस्तान में तो हेल्थ एंड सेफ्टी की कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर जो पुलिस होती है, लोकल पुलिस, उसको इस्तेमाल किया जाता है, या और जो एजेंसी होती है उनको यूज किया जाता है। तो रेटिफिकेशन का मतलब होता है लीगल बाइंडिंग, मतलब आपने उस कानून को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद ये जो आईएलओ है ये सिर्फ मतलब है कि ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड डेवलप कर दिया है, आपके ममालिक को हैंड ओवर कर दिया है,
और उसके बाद आपको खुला छोड़ दिया। नहीं, वो खुद मॉनिटरिंग भी करते हैं इसकी, ठीक है ना। रेगुलर रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड फ्रॉम दी रेटिफाइंग कंट्रीज। जिन ममालिक ने जो ILO के कन्वेंशन है उनको एक्सेप्ट कर लिया होता है, वो फिर उसकी उसकी जो प्रोग्रेस होती है उसकी रिपोर्ट करने के भी जिम्मेदार होते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स रिव्यूज रिपोर्ट्स एंड पब्लिशेस फाइंडिंग्स। और जो इनकी कमेटीज होती हैं ILO की, जो जिन्होंने वो कन्वेंशन बनाया होता है, डेवलप किया होता है, वो फिर उनकी मतलब जो कंट्री, हर कंट्री से जो रिपोर्ट्स आ रही होती हैं कंप्लायंस की, मतलब कितना उस पर उन्होंने अमल किया कितना नहीं किया, उनको रिव्यू भी करते हैं और उनको पब्लिश भी करते हैं। स्पेशल प्रोसीजर्स फॉर रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्लेंट्स। और अगर मतलब है कि कोई कंप्लेंट्स वगैरह फाइंडिंग्स वगैरह आती हैं कि मतलब किसी मुल्क में इसको प्रॉपर तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा, तो उसके लिए फिर स्पेशल प्रोसीजर्स भी डेवलप वही कमेटियां करती हैं जो कि वो कन्वेंशन तैयार करती है। टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय ILO व्हेन नेसेसरी। इसके साथ साथ मतलब इनके पास जो कि ग्लोबल लेवल पे एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। कुछ ममालिक गरीब होते हैं, जैसे अफगानिस्तान या कोई और मुल्क है, नए नए मतलब वहाँ पे कोई गवर्नमेंट बनी है, उनको नहीं आइडिया होता कि उन्होंने ये कन्वेंशन, वो चाहते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी उनके मुल्क के अंदर बेहतर हो, लेकिन उनको उनके पास एक्सपर्ट नहीं होते, उनके पास नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के लोग नहीं होते। तो उस सूरत में ILO उन मालिक को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है कहीं पे। मिसाल के तौर पे जैसे ये कोरोना वायरस आया था, तो अब कोरोना वायरस में बहुत से मालिक ऐसे थे जिनमें मास्क की शॉर्टेज हो गई थी, ठीक है ना। अब वो मास्क जो WHO है, वो उसने कहा था कि ये लाजमी है पहनना, ठीक है ना। अब मास्क की मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत हुई लोगों में, मुल्कों में, लेकिन फिर भी शॉर्टेज हो गई। अब उस सूरत में फिर ये, आप बहुत सारे फिर पता है यूनाइटेड नेशन के तहत फिर जो ट्रीटीज होती हैं, एग्रीमेंट्स होती हैं, उनके तहत इमदाद दी जाती है, जिसको हम कहते हैं इमदाद। ये होती है बेसिकली वो टेक्निकल असिस्टेंस जो कि ILO प्रोवाइड करती है अपने मेंबर कंट्रीज को। इम्पैक्ट बियॉन्ड मेंबर स्टेट्स। ना सिर्फ जो मेंबर कंट्रीज होते हैं वो इनके कन्वेंशन से फायदा उठाते हैं, बल्कि और भी मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिपेंडेंट जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, वो भी ILO के कन्वेंशन से फायदा उठाती हैं, उनको वो रेटिफाई कर लेती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर उनके ऊपर बाइंडिंग हो जाती है। इंटरनेशनल कलेक्टिव एग्रीमेंट्स reinforce ISO standards. Other international organizations incorporate ILO standards. NGOs and pressure groups use standards for advocacy. अब देखिए, NGO एंड प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है। मिसाल के तौर पे किसी मतलब है कि मुल्क के अंदर लेबर के साथ ज्यादती हो रही है, उस मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो उनके जो फैक्ट्री के लेबर्स हैं उनके मतलब हकूक को सल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर ये जो उनके यहाँ जो इंसानी हकूक की तंजीमें होती हैं जिसको NGOs कहते हैं, वो फिर एक प्रेशर डेवलप करती हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि जी ये जो हमारे मुल्क के अंदर हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारे लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है, तो ये एज पर इंटरनेशनल कन्वेंशन ये इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो फिर वो मतलब है कि वो मतलब वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ये फिर केसेस चले जाते हैं और वहाँ पे भी जाके फिर फाइनल फैसले होते हैं। और उसके लिए ये जो कन्वेंशन होते हैं इनको वो प्रेशर ग्रुप यूज करते हैं। समझ आ गई इस पॉइंट की आपको? जी इजाज। जी जी सर, बिल्कुल। अब हम इनके मेन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं कि C-155 जिसका पहले मैं आपको जिक्र कर रहा था, ये 1981 में इसको अडॉप्ट किया गया। यानी जो कमेटियां बनी थी ILO की, उन्होंने उसी प्रोसीजर के तहत जो मैंने पीछे आपको बयान किया कि उनकी दो कम से कम कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, फिर उसके बाद उनकी वोटिंग होती है, 2/3 वोटिंग से फिर उस कन्वेंशन को एक्सेप्ट किया जाता है। और जब वो अडॉप्ट हो जाता है तो फिर उसकी रेटिफिकेशन होती है। रेटिफिकेशन ये होती है कि तमाम ममालिक को ड्राफ्ट भिजवाया जाता है और उनको कहा जाता है कि इसको पढ़ें, और अगर आप इसके ऊपर एग्री हैं तो फिर आप उसको साइन करें और रेटिफाई करें, यानी उसको वेट करें, यानी लीगली अपने ऊपर ये बाइंडिंग बनाए कि ये आपके ऊपर इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। करेक्ट। तो 1981 में इसको अडॉप्ट किया गया, कॉल्स फॉर कोहेरेंट नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड पॉलिसी। बेसिकली इस कन्वेंशन में जो मेन जो पॉइंट है वो ये है कि तमाम ममालिक
अपनी एक नेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है ना। जो मुल्क इन जिन्होंने रेटिफाई किया हुआ है ये कन्वेंशन, अगर वो पॉलिसी नहीं बनाते तो उनकी रिपोर्टिंग होती है, जैसे हमने पीछे बात ये डिस्कस भी की है कि ना सिर्फ वो ये कन्वेंशन डेवलप करते हैं बल्कि इनकी रिपोर्टिंग का भी बंदोबस्त करते हैं। सो इसका मकसद क्या है? एम्स टू प्रिवेंट वर्कप्लेस एक्सीडेंट एंड इंजरीज। इस कन्वेंशन का मेन मकसद यही है, हेल्थ एंड सेफ्टी का जो मेन पर्पस है बेसिकली, कि वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स और इंजरीज को रोकना, प्रिवेंट करना, खत्म नहीं करना, प्रिवेंट करना। मतलब ये नहीं है प्रोएक्टिव अप्रोच लेना, यानी होने से पहले उसको रोकना, ठीक है। उसी हिसाब से फिर ये जब एम और इनके ऑब्जेक्टिव हैं, उसी हिसाब से फिर ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट्स एम्प्लॉइज एंड वर्कर जो इनके कन्वेंशन के अंदर एक एक क्लॉज के तौर पे लिखे जाते हैं। लिखे हैं, आपने पढ़ा होगा ये, पढ़ा हुआ है वेबसाइट के ऊपर इनका C-155 का पूरा ग्राफ, जिसमें अक्सर निगोशाई GC लेवल 3 में भी क्वेश्चन आते हैं, 6 में तो काफी आते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर C-155। अब गवर्नमेंट किस तरह रिस्पॉन्सिबल होती है C-155 के फॉर्मुलेट, इम्प्लीमेंट एंड रिव्यू नेशनल OSH पॉलिसी। जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया कि इस कन्वेंशन का मेन मकसद क्या है कि तमाम ममालिक जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, जिन्होंने इसको रेटिफाई किया हुआ है, यानी इसको कबूल किया हुआ है, वो एक नेशनल पॉलिसी फॉर्म करेंगे। इशू रेगुलेशंस एंड कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस, ये भी मुख्तलिफ मालिक में जो कवानीन बनते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, उनके नाम होते हैं, जिसको रेगुलेशंस भी कहते हैं, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस भी कहते हैं। तो जब आप नेशनल पॉलिसी बना लेते हैं, मतलब आपने पॉलिसी बना लीजिए कि हमने वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स और इंजरीज को प्रिवेंट करना है, तो ये कह देना तो आसान है, लेकिन जब आप इसको ऑन ग्राउंड करने के लिए जाते हैं तो फिर बहुत सारे इकदाम आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। आपको ओवरऑल तमाम इंडस्ट्रियों को उनकी जो वर्किंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना पड़ता है, और ये बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है, ठीक है ना। पूरी मिनिस्ट्रियां इसमें इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि आप देखें ना कि लेबर जो है वो तो हर जगह पे है ना। वो चाहे फाइनेंस की मिनिस्ट्री हो, चाहे वो हेल्थ की मिनिस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी मतलब है कि इदारा हो, लेबर तो हर जगह पे हो, PIA हो, वो ग्रोसरी स्टोर हो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये हेल्थ एंड सेफ्टी ऐसी चीज है कि जो हर जगह पे मौजूद है, ठीक है ना। ये वाहिद एक मतलब ऐसा इदारा है कि बिल्कुल सर, हर जगह। जिसकी जो है ना वो स्कूल पे भी हेल्थ सेफ्टी मौजूद है, वो ट्रांसपोर्ट में भी मौजूद है, वो ट्रेनों में भी मौजूद है, हर जगह पे मौजूद है, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि जो बिल्कुल सर। लोग काम करते हैं किसी भी मतलब वर्क प्लेस के अंदर, जहाँ पे भी चंद लोग इकट्ठे होके कोई एक कमर्शियल पर्पस के लिए कोई वर्क परफॉर्म करते हैं, वो वर्क साइट कहलाती है, वर्क प्लेस कहलाती है, और वहां पे हेल्थ एंड सेफ्टी लागू हो जाती है, ठीक है ना। चाहे वो किसी भी किस्म का काम कर रहे हैं, इससे कोई गरज नहीं कि वो जहाज बना रहे हैं या मतलब वहां पे बैठ के गप्पे मार रहे हैं, लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी वहां पे लागू हो जाती है, ठीक है। तो इसी बिल्कुल सर। तरह ये कन्वेंशन जो है ये आपको देता है, गाइडलाइंस देता है कि अंडरटेक रिसर्च टू आइडेंटिफाई एंड ओवरकम हैजर्ड। साथ साथ ये इनकी रिसर्च जो है वो भी चलती रहती है। मतलब इस कन्वेंशन के तहत गवर्नमेंट्स को ये डायरेक्ट किया जाता है कि आप नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनके अंदर जो नए हैजर्ड्स और नए रिस्क आ रहे हैं उनको भी आइडेंटिफाई करें, उनकी भी रिसर्च करें, और फिर गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे इनकी जो रिसर्च मतलब टीम्स होती हैं या मतलब देखिए इदारे बनते हैं बाकायदा पूरे पूरे। इसी तरह प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड प्रमोट कोऑपरेशन, ये भी इस कन्वेंशन के तहत गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मतलब ILO को इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करे और कोऑपरेशन करे हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए। एम्प्लॉयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके अंदर मौजूद हैं, काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन जनरली मतलब जहाँ यहाँ पे मतलब है कि एक्सप्लेन वही है, जैसे प्रोवाइड एंड मेंटेन सेफ वर्क प्लेस एंड इक्विपमेंट। ये रिकग्नाइज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तकरीबन जितने भी इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के, चाहे वो OSHA के हैं या HSC के हैं, वहाँ पे ये एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि आपको मतलब जो एम्प्लॉयर है उसने एक सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करनी है अपने वर्कर्स को। गिव नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग
ये भी एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने तमाम वर्कर्स को अपनी जॉब से रिलेटेड सेफ तरीके से वो काम करने की ट्रेनिंग या इंस्ट्रक्शंस दे, प्रोवाइड एडिकेट सुपरविजन। जहाँ पे मसलन सुपरविजन की जरूरत है, वहां पे एडिकेट सुपरविजन, मसलन एक बंदा दो तीन लोग वेल्डिंग वर्क कर रहे हैं। अब वेल्डिंग वर्क अगर या कंफाइंड स्पेस वर्क हो रहा है, अब कंफाइंड स्पेस के अंदर सुपरविजन की जरूरत है, लाजमी होनी चाहिए वहाँ पे। तो ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो फौरी तौर पे कोई असिस्ट कर सके। तो ओशा ये ILO ये कहती है अपने C-155 के तहत कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एडिकेट सुपरविजन प्रोवाइड करे अपने वर्कर्स को जहाँ पे जरूरत है। इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स फॉर OSH। इसके अलावा एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कन्वेंशन के अंदर ये भी डिटरमिन है कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या होते हैं। मसलन अगर कहीं पे हेल्थ एंड सेफ्टी, ये जो अभी मतलब कंपनियां हेल्थ एंड सेफ्टी के जो रिसोर्स हायर करती हैं, आप लोग हायर होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, मैनेजर, कोऑर्डिनेटर, एडवाइस, ये कैसे होती है? इसी को इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कहते हैं ना। कि ये क्योंकि ये बाइंडिंग है, ये जरूरत है, तो इसलिए कंपनियां, वरना तो कंपनियां कभी भी वो कहीं यार हेल्थ एंड सेफ्टी तो खाम खा का खर्चा है, इसमें हम क्यों लोगों को इन्वॉल्व करें या भर्ती करें या नए लोग क्यों लाएं। क्योंकि कानून कहता है कि आपको ये करना है ताकि आप ओवरऑल अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी को बेहतर कर सके एज पर दी रिकमेंडेशंस। और यहाँ पर फिर वर्कर्स के राइट्स का भी जिक्र है इसी C-155 के अंदर, के राइट टू एजुकेट OSH इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग, के हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड तमाम वर्कर्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है ना। मसलन अगर वो किसी केमिकल सिचुएशन में काम कर रहे हैं और केमिकल जो है वो हेजर्डियस है, किसी किस्म का खतरा है, उनके अंदर कोई हैजर्ड मौजूद है, तो उसकी इंफॉर्मेशन उनको होनी चाहिए ताकि वो गफलत में कहीं ये ना हो कि वो मतलब है उसको इनहेल कर रहे हैं या उससे टच कर लें तो फिर वो खुदा न खास्ता सारी जिंदगी के लिए उनको मतलब प्रॉब्लम हो जाए। और वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करे, अगर स्पेसिफिक जैसे वर्क एट हाइट करना है आपने, अब वर्कर्स को अगर वर्क एट हाइट की आप ट्रेनिंग नहीं देंगे, उसके बगैर आप उनको वर्क एट हाइट करवाएंगे, तो फिर वो अनसेफ होंगे। ठीक है ना। जबकि लॉ कहता है कि ये वर्कर का राइट है कि आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह ड्राइवर्स हैं आपके पास, अब ड्राइवर्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग करवाना, प्रोडक्शन के वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करवाना, और मतलब जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड उनकी ट्रेनिंग करना, ये वर्कर का राइट है। और कानून के अंदर मेंशन है C-155 के अंदर, राइट टू इंक्वायर इनटू एंड बी कंसल्टेड ऑन OSH मैटर। ये ILO ये कहती है कि ये वर्कर का राइट है कि किसी किस्म के जो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई स्टेप ले रही है, मसलन अगर फर्ज करें उन्होंने कोई नया हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर हायर करना है, पुराना छोड़ के जा रहा है, तो उसमें वर्कर्स को कंसल्ट किया जाए, मतलब उनकी जो कमेटीज होती हैं, इसीलिए जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें जो हेल्थ एंड सेफ्टी की कमेटीज होती हैं उनके अंदर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि मैनेजमेंट के साथ बातचीत करते हैं। जब भी इस तरह कोई हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में कोई मेजर डिसीजन लेना होता है तो उनकी कंसल्टेशन करवाना जरूरी है। राइट टू रिमूव देमसेल्फ फ्रॉम द डेंजर, ये भी राइट, ये जो मतलब आपका हक है एज ए वर्कर कि अगर समझते हैं कि किसी कंपनी के अंदर कोई ऐसा खतरा है जिसकी वजह से आपको जान आपकी खतरे में पड़ सकती है, तो आप वहां से काम ना करें, और ये बगैर रिटेलिएशन होना चाहिए। मसलन इसमें फिर अगर एम्प्लॉयर आपके ऊपर कोई एक्शन लेता है तो फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है एम्प्लॉयर के ऊपर, अगर उसने गलत एक्शन लिया। तो मतलब अगर एक बंदा जो है वो समझता है कि यार मैं अगर इतनी हाइट पे जाके काम करूंगा मैं गिर सकता हूँ, मेरे मुझे इसलिए सेफ्टी के को कोई ना कोई ट्रेनिंग दी है, इंफॉर्मेशन दी है, ना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड किया है, मुझे सेफ जगह ही प्रोवाइड नहीं की इसने काम करने के लिए, तो वो इनकार कर सकता है उस जगह से काम करने के लिए। देखें, ये अगर राइट्स पाकिस्तान के वर्कर्स को पता चल जाए ना तो यहाँ पे 90% काम ही रुक जाए। असल में ऐसी है सर, बिल्कुल। एम्प्लॉयर जो है ना वो बताते ही नहीं है बेचारे अपने वर्कर्स को, जबकि ILO कहती है कि आप अपने वर्कर्स को अवेयर करें, उनको ट्रेनिंग दें, उनको इंफॉर्मेशन दें इन कवानीन के बारे में, और उनके जो राइट्स हैं उनकी भी
और एम्प्लॉयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनकी भी, जिसको हम इंडक्शन कहते हैं ना, जब इंडक्ट किया जाता है वर्कर को, नया हायर किया जाता है, तो उसके अंदर ये चीजें आपने उनको बतानी होती है अपने तमाम वर्कर्स। इसी तरह ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर फॉर देयर ऑन एंड अदर्स सेफ्टी, ये भी एक मतलब है कि वर्कर की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब भी काम कर रहा हो, तो जिस जगह पे भी वो काम कर रहा है, अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखे और इर्द गिर्द की भी सेफ्टी का ख्याल रखे। मसलन मिसाल के तौर पे, अगर एक बंदा जो है वो किसी मशीन पे काम कर रहा है, ठीक है ना, और मशीन से शोर आ रहा है, थोड़ा बहुत निकल रहा है, और उसके साथ वो गाना शुरू कर देता है, गाना, ठीक है ना, वो शोर में तो एडिशन हो गया ना। और इर्द गिर्द के बिल्कुल लोग अगर उससे परेशान हो जाते हो, कहते हैं यार की गुलाब पाया है तू, ठीक है ना, तो वो फिर मतलब है कि एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि वो अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखें, बल्कि इर्द गिर्द ये माहौल की सेफ्टी का भी ख्याल करें, लोगों की सेफ्टी का भी ख्याल करें, ठीक है ना। ड्यूटी टू कंप्लाई विद इंस्ट्रक्शंस एंड यूज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसके अलावा ये भी वर्कर्स की, एम्प्लॉइज की ड्यूटी होती है कि वो जो भी इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयर की तरफ, मसलन आप मैनेजर हैं एक इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, आपने अपनी हायर मैनेजमेंट के ऑर्डर के ऊपर, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कोई नई इंस्ट्रक्शन जो है वो इशू की है अपने वर्कर्स को, मतलब कोई नया इक्विपमेंट आया उससे रिलेटेड कोई हेल्थ एंड सेफ्टी की नई इंस्ट्रक्शंस आपने इशू की है, तो वर्कर्स का ये काम है और ये उनकी ड्यूटी है कि वो उन इंस्ट्रक्शंस को बगैर वायलेशन के अमल करें, और आपका ये हक है एज ए एम्प्लॉयर कि अगर वो वायलेट करते हैं तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा, ठीक है ना। मतलब दोनों को, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी प्रोटेक्ट किया गया और वर्कर्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया गया। ऐसा नहीं है कि दोनों को खुला छोड़ दिया गया, या किसी एक को ज्यादा अहमियत दी है एक दूसरे को नहीं, बल्कि दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया ताकि एक फेयर किस्म का जो है वो माहौल पैदा हो। सो जिजाज, मेरा ख्याल है आपको आईएलओ की इंशाल्लाह अब अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। इस दफा जो थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है आपके लिए, टास्क भी है, ठीक है ना। अब इस लेसन के अंदर ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं आपके लिए, और ये मैं जी एलएमएस के जी ऊपर भी अपलोड करूंगा, ठीक है। इनके आंसर आपने लिखने हैं अगली क्लास से पहले पहले, ठीक है ना। हो सकता है अगले राइट हफ्ते सर हमारी क्लास हो। ये अच्छा, ये शॉर्ट आंसर आपने लिखने हैं और बुक के अंदर से देख के लिखने हैं, ठीक है ना। मसलन ठीक है इसमें ओपन बुक है ना, मतलब क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपने बुक आपके पास मौजूद है, मटेरियल मौजूद है, नोट्स मौजूद है आपके पास, वो भी एलएमएस में अपलोड कर दूंगा, बुक भी पूरी आपको मैंने पहले भी प्रोवाइड की हुई है। तो आपने जी इनके जी सवालों के जवाब ढूंढ के ना 2-3 लाइन का जवाब लिखना है, ज्यादा लंबा नहीं, ठीक है ना, मैक्सिमम 3 लाइन का। लेकिन आपने उसका मेन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और उसका राइट आंसर यहाँ पे आपने मतलब ये लिखना है बुक में से देख, ठीक है। क्लियर राइट हो गया, कर लेंगे ना। जी सर बिल्कुल हाँ, जी ये जी इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह आप बस अपना इंजॉय टाइम जिस वक्त हो, इजी हो, बस लैपटॉप खोले और सवाल पढ़ें, और थोड़ा सा उसको मैंने आपको ब्रीफ भी कर दी है। इंशाल्लाह आप जब नोट्स पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग आपको ऑलरेडी बिल्डअप हुई हुई होगी, तो इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसके रिलेटेड जो है ना वो उसमें से जवाब तलाश करके आपने लिखने हैं, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हैं सारे इस लेसन के, तो इसको आपने करना है, ठीक हो गया जी। श्योर सर सो इजाज, मेरा ख्याल है 5 मिनट की ब्रेक ले लें, मैं भी काफी बोल बोल के थोड़ा सा हो राइट गया सर हूँ, ठीक है। राइट सर तो राइट सर इसी लिंक से फिर इंशाल्लाह ठीक 5 मिनट के बाद हम दोबारा ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेसन, इंशाल्लाह चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद। ओके